जय बजरंगबली। 2 नवंबर को जो आप वीडियो का एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपको इंग्लिश के 16 क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। उन क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहेगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मुझे क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, मुझे पहले कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये सब कुछ हम इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे। हम एग्जाम से पहले मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि 3 से 4 मॉडल पेपर्स मैं आप लोगों के सामने लाऊं ताकि आप एग्जाम के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके प्रति आप हैबिचुएटेड हो जाएं, आपको पता लग जाए कि भाई साहब कैसे सवाल आने वाले हैं। तो किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो मॉडल पेपर 1 को हम स्टार्ट करते हैं सर। इससे पहले अगर आपके पास अभी भी 3 से 4 दिनों का टाइम है, ये वीडियो का बजरंग बाण करके ये एक बुक है जो हमने शॉर्ट नोट्स के रूप में लेकर आए हैं। आप 4 से 5 घंटे अगर ढंग से इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा। एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चंस हूबहू दिखने के चांसेस है। इसकी जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक होगी, ऐप की लिंक होगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सर। तो सबसे पहले एग्जाम के अंदर चांसेस है कि आपको क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे या कहीं पे भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको पैसेज का क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको पैसेज दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखना, पैसेज को हमें कभी भी पहले सॉल्व नहीं करना है। पैसेज को हमें इंग्लिश के क्वेश्चंस में सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। मैं इस चीज को बता रहा हूं। पैसेज को भी कैसे सॉल्व करेंगे हम इस चीज की बात करेंगे। तो पैसेज के कितने क्वेश्चन है? 3-4 क्वेश्चन पैसेज के हैं जो आपको दिखाई देंगे। आपको पहले क्वेश्चन करने हैं ग्रामर के या एंटोनियम सिनोनियम्स, आप इनके क्वेश्चन बोल सकते हो। एंटोनियम सिनोनियम्स के क्वेश्चंस, एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने, इस चीज का ध्यान रखना। फिलर्स के क्वेश्चंस हो जाए, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हो जाए तो वो आपको पहले करने हैं। फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे ये लिखा हुआ है प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है सर? द लॉयर कंप्लाइड खाली जगह द कोर्ट ऑर्डर। कंप्लाइड खाली जगह, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन अगर आप लोगों को पता हो तो फ्रेज होती है सर। क्या फ्रेज होती है? टू कंप्लाई विथ समथिंग। टू कंप्लाई विथ समथिंग, किसी चीज को मानना, किसी चीज को मानना। तो यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कंप्लाई विथ लगाना पड़ेगा। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके कितने आंसर सही आए हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अटेम्प्ट करना है इसको, डर देख के डरना नहीं है। फर्स्ट पेपर को मैंने थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करी है, इधर देखना। फिर आया आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछे गए हैं सर एरर डिटेक्शन के। एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन है। एरर डिटेक्शन क्या होता है? एक सेंटेंस जो होगा वो 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर आपको लगता है कि जो सेंटेंस डिवाइडेड है उसमें कोई भी एरर नहीं है, जो सेंटेंस लिखा हुआ वो पूरी तरीके से करेक्ट है, तब आप ऑप्शन डी के साथ जाते हो जो नो एरर है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें कुछ न कुछ एरर है, कुछ न कुछ त्रुटि है, तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है आपको उसका वो लगाना होता है, वो टिक लगाना होता है। जैसे यहां पे लिख रखा है मैनी स्टूडेंट हैव स्ट्रगल्ड विद टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है मैनी अ स्टूडेंट। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, एक होता है सर मैनी, स्टूडेंट्स होता है, हमेशा पता रखना स्टूडेंट्स होता है, या फिर होता है मैनी अ स्टूडेंट। मैनी अ स्टूडेंट, दिक्कत यह है कि जब मैनी अ स्टूडेंट होता है तो साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर ऊपर वाला होता तो प्लूरल वर्ब लेता। तो यहां पे मैनी अ स्टूडेंट के साथ सर हैव नहीं होगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। ध्यान रख लेना, ये करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। नेक्स्ट देखो, या फिर मैनी स्टूडेंट्स हैव कर दो या मैनी अ स्टूडेंट हैज कर दो। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम थीसल्स। ये मॉडल्स का क्वेश्चन है कि ग्रेप्स को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। कहां से गैदर्ड नहीं किया जा सकता? थीसल्स कांटों से रिलेटेड है, झाड़ियों से रिलेटेड। अब चीज सुनना सर, कैन नॉट गैदर्ड यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो कैन नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, पहली चीज तो आपको ये पता रखना है। मुझे कैन नॉट के साथ बीच में यहां पे बी लगाना पड़ेगा। तो एरर जो है वो एरर बी पार्ट में, अगर आप सिर्फ इतना बता पाते हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस को मैंने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। जब भी मैं किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूं तो मुझे मॉडल प्लस बी प्लस V3 लगाना होता है। मॉडल के साथ क्या लगाना होता है? बी प्लस V3 लगाना होता है। इस चीज का ध्यान रखना। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसको करने का क्या तरीका होगा, क्या कौन सी क्लास देखें तो आपका हो जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा। इधर देखना। फिर नरेशन का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा। ये सवाल अच्छा है सर। कुड यू पास द शुगर प्लीज, ऐसा करके लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है शी सैड। अब ध्यान रखना, इसको से पीछे कंफ्यूज कर देने के लिए लिखा हुआ है, ये शुरू में भी हो सकता है। शी सैड कुड यू पास द शुगर प्लीज। मुझे तो ये देखना है इन्वर्टेड कॉमा से पहले, जस्ट पहले मुझे कुड लिखा हुआ दिख रहा है। अब सर कुड लिखा हुआ दिखता है तो हमें लगता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया और हमें लगता है कि हम आस्क्ड लगा दें।
लेकिन सुनना, कुड यू पास द शुगर प्लीज, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें मैं किसी को कह रहा हूं कि यार मुझे शुगर पास कर दो, मुझे वो जो शुगर है वो कृपया करके मुझे वो शुगर पास कर दो, इसको इंपेरेटिव मानना है और इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और यही रीजन है कि शी रिक्वेस्टेड मी, ये कुड पूरा गायब हो जाएगा और मुझे इसमें करना होगा टू पास द शुगर। ध्यान रखना, जैसे लिखते हैं ना पास द शुगर प्लीज, उसी को रिक्वेस्ट करने के सेंस में कुड यू लगाते हैं। तो इसको देख के तुम लोगों को डरना नहीं है, तुम लोग ये आस्क्ड वाला मत कर देना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड मी इफ आई कैन पास द शुगर। पहले बात तो कुड का कैन नहीं होता, तो ये तो वैसे भी गलत है, ऑर्डर्ड होगा नहीं, एडवाइज्ड होगा नहीं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना है, मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। जे बात जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन आपको किसका दिखाई देगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का दिखाई देगा। देखो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको क्या करना है, चेंज टू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सेंटेंस दे रखा है, उसका एक्टिव वॉइस बनाना है। अरे सर कैसे, तो इधर देखना, द एप्लीकेशंस आपको ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट कर रखा है, किससे स्टार्ट कर रखा है, ऑब्जेक्ट से, और उसके साथ दे रखा है सर वर सेंट दे रखा है। वर सेंट है, पैसिव वर्ब है, कौन से टेंस की पैसिव वर्ब है सर, पास्ट सिंपल की है। तो मुझे इसके अंदर एक्टिव में क्या लगाना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस चीज का ध्यान रखना, सबसे शुरू में स्टूडेंट्स आ जाएगा, द स्टूडेंट्स यहां पे लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स नहीं होगा, द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स। अरे सर वॉज सेंट क्यों होगा, सेंट और सेंडेड, सेंडेड तो कोई वर्ब भी नहीं होती, तो सही जो जवाब होगा वो सेंट होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे सवाल आपको दिखेंगे सर, अरे फिल इन द ब्लैंक्स का एक और सवाल आ गया, ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का सवाल है, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज का सवाल है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या कहते हैं, शी इज एनग्रोस्ड, खाली जगह हर बुक। अरे भाई साहब वो डूबी हुई है, वो किसमें डूबी हुई है, तो फ्रेज होती है, ये फ्रेज होती है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन की 100 फ्रेजेज है, मैंने आप लोगों को उस बुक में दी है, उसको घोट के रखना है, मैं बता रहा हूं। पूरा चांसेस है कि आपको एग्जाम के अंदर उसमें से सेंटेंस दिखेगा, बी एनग्रोस्ड इन समथिंग होता है, तो मुझे यहां पे इन लगाना पड़ेगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ए होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। जे बात जल्दी से। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर, दे एक्सप्रेस्ड, खाली जगह कंसर्न अबाउट द राइजिंग पोल्यूशन लेवल। अब ये सवाल एंटोनियम सिनोनिम्स का नहीं है, ये वोकैबुलरी का सवाल है, जिसमें वर्ड एक ही मीनिंग के आपको शब्द लिखे हुए होते हैं, लेकिन उनका सही अर्थ वाला जो एग्जैक्ट यूज वाला जो वर्ड है वो यहां पे आपको लगाना होता है। जैसे दे एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न, चिंता एक्सप्रेस की। कंसर्न का मतलब क्या होता है सर, चिंता होता है। इस तरह के सवाल थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं, अगर आपकी रीडिंग अच्छी होती है तो आप कर पाते हो, ध्यान रखना। अब शब्दों के अर्थ सबके पता होंगे, लेकिन कंसर्न के साथ हमेशा ध्यान रखना, कंसर्न डीप कंसर्न होता है, लार्ज कंसर्न नहीं होता, वाइड कंसर्न नहीं होता, शार्प कंसर्न नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत ही गहरी चिंता दिखाई, तो ए जो होगा वो करेक्ट होगा। इसी तरीके से एक और है, इसको इंग्लिश में जनरली कोलोकेशंस बोला जाता है। इधर देखना, एक आधा सवाल आपको इस तरीके के देख, शी ट्राइड टू, खाली जगह हर डिसअपॉइंटमेंट विद अ स्माइल। अरे भाई साहब उसने अपने स्माइल के साथ, स्माइल से अपने जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको छिपाने की कोशिश करी। अरे भाई साहब प्रिटेंड करने का मतलब तो होता है नाटक करना, एक्ट करने का मतलब तो होता है काम करना, अवॉइड करने का मतलब होता है टालना, छिपाना, यहाँ पे किसी चीज के पीछे किसी चीज को छिपाना तो मास्क कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो करेक्ट मास्क होगा, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। आपको एक सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस के अंदर एक इडियम दे रखा है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना होगा कि इसका मीनिंग क्या है। एक ध्यान रखना, इडियम कभी भी शाब्दिक अर्थ नहीं लेते या शब्दार्थ नहीं लेते, वो लिटरल मीनिंग नहीं लेते, वो हमेशा फिगरेटिव मीनिंग लेते हैं, जिसको हम भावार्थ कहते हैं, भावार्थ लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ ब्लू का मतलब नीला नहीं है, बोल्ट जगह पे नट बोल्ट कहा करा, वो बोल्ट नहीं है, ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे मुझे इसका अर्थ बताना, द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और यहां पे मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं सर, ध्यान रखना, किसी भी सवाल को आसान या टफ उसके ऑप्शन से बनाया जा सकता है। उसके ऑप्शंस को कैसे डिजाइन किया गया है उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि वो सवाल आसान है या टफ है। इधर देखो सर, आपके सामने लिखा हुआ द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब ऑप्शंस क्या है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड लिखा हुआ आपके सामने, समथिंग अनप्लीजेंट लिखा हुआ आपके सामने, समथिंग हॉरिबल लिखा हुआ है आपके सामने, और समथिंग अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट। ध्यान रखना, ये एक्सीडेंट की न्यूज देखकर आपको फ्यूज करना चाहते हैं कि कुछ अनप्लीजेंट है, हॉरिबल है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज अनप्लीजेंट हो, इस चीज का पता रखना। तो जो सही आंसर होगा वो सही आंसर ए होगा, समथिंग अनएक्सपेक्टेड होगा, अनप्लीजेंट कोई जरूरी नहीं है। आपकी कोई जॉब लगे, आपने उम्मीद नहीं करी थी और थाने नौकरी लाग जा, तो इट कैन बी अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इस चीज का पता रखना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये पता चला है।
फिर आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आई नेवर बिलीव्ड दैट इट वॉज द ऑथेंटिक सिग्नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें ऊपर लिखा हुआ है एंटोनियम, जो अंडरलाइन वर्ड है मुझे उसी का एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब होता है मुझे ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो सर ऑपोजिट क्या होगा, मुझे जल्दी से बता दो। तो ऑथेंटिक का जो ऑपोजिट होगा, देखो जेन्युइन और ऑथेंटिक का मतलब होता है बिल्कुल सही ना, तो वो तो जेन्युइन भी वही हो गया, तो ये गलत हो जाएगा सर। फिर आपके सामने लिखा हुआ ऑब्सोल्यूट पुराना होता है, ऑथोरिटेटिव गलत है, तो सही जो होगा वो सही क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। इस चीज का ध्यान जे बात जल्दी से। ये नेक्स्ट लिखा हुआ आपके सामने, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द करेक्ट सेंटेंस। इसको सेंटेंस ऑफ करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना होता है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ उसमें से सबसे ज्यादा करेक्ट क्या है, इस चीज का ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपके सामने, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द दोज गिवन बिलो। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है हमेशा ध्यान। अ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होती है, तो आर बिल्कुल ठीक है, इस गलत होगा, सीधा बीन गलत होगा, तो आर एब्सेंट टुडे होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ये सेकंड गलत होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखना सर, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यस। अरे भाई साहब ये तो सिनोनिम्स आ गए। इस तरीके कॉलम वाले क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, भाई साहब एक ही क्वेश्चन है लेकिन 4 वर्ड्स के अर्थ पूछ लेंगे, इसी तरीके से करेंगे। एक ही कॉलम है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन 4 वर्ड्स के अर्थ पता होने चाहिए आप लोगों को। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें भी अगर 1 या 2 के पता होंगे, 2 या 3 के पता होंगे तो भी आप कर पाओगे। सर क्या लिखा हुआ है, ऑडेसियस अगर कोई भी आदमी होता है तो वो ब्रेव होता है, बहादुर होता है। तो यहां पे ऑडेसियस के लिए मैंने क्या लगा दिया, ब्रेव लगा दिया। तो थर्ड वन ए में थर्ड होगा, तो ए में थर्ड दे रखा है, चलो ठीक है सर। अरे भाई साहब मुझे तो सिर्फ एक का पता है तो भी काम चल जाएगा। बी में टिमिड का मतलब होता है शाय, अगर कोई होता है शर्मिला, उसके लिए यूज करते हैं, तो बी सेकंड हो गया सर। और ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, तो लास्ट वाले में ए है, तो ये जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को। अब आपने जैसे ये क्वेश्चन कर लिए, सर ये कम टाइम वाले, अगर आपको आते हैं तो हो जाएंगे, नहीं आते हैं तो नहीं होंगे, इसमें सिंपल सा है। घणो माँ तो लगा हुआ जड़ोई में की नहीं है। अब मुझे पूरा के पूरा टाइम बचा के मुझे टाइम देना है सर पैसेज में, इस चीज का ध्यान रखना। और पैसेज में भी एक इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, इस चीज का ध्यान रख लेना। हमेशा ध्यान रखना, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है फिर हम पैसेज को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जल्दी से, पहला है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अरे भाई साहब पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, थीम बोलते हैं या सेंट्रल आइडिया। पूरा पैसेज समझ के देखना है कि पैसेज किस चीज के बारे में कहना चाहता है, तो ये पहली चीज ये हो गई। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। अरे भाई साहब जो डिसिप्लिन्ड आदमी होता है वो क्या करता है, वेट्स फॉर द राइट मूवमेंट एक्ट्स, तो डिसिप्लिन्ड पर्सन के बारे में हमें पता रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ व्हाट इज नॉट ट्रू, ये इन वर्ड्स का पक्का पता रखना है। भाई साहब कभी नॉट ट्रू दे देते हैं, फॉल्स दे देते हैं, नॉट वर्ड है, पैसेज के हिसाब से कौन सी चीज जो है वो ट्रू नहीं है, इस चीज का पता रखना है। और सबसे लास्ट में एक वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जो क्वेश्चन क्या है सर, द वर्ड इंग्रेडिएंट इन द पैसेज मींस, पैसेज के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ रहेगा इंग्रेडिएंट, सर उस इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है। अरे मतलब कहिए उन्होंने, अभी पैसेज पढ़ेंगे फिर हम बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। इधर देखना सर, तो पैसेज की चीज के बारे में पैसेज ये लिखा हुआ, मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे आदमी ये विश्वास करते हैं कि सक्सेस डिपेंड्स मेनली ऑन लक और इंटेलिजेंस, कि सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है लक के ऊपर, भाग्य के ऊपर या इंटेलिजेंस के ऊपर। बट इन रियलिटी द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस इज सेल्फ डिसिप्लिन। अरे भाई साहब जो सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है सक्सेस का वो सेल्फ डिसिप्लिन है, खुद को डिसिप्लिन करना, खुद को कंट्रोल में रखना। इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, ये आपकी एबिलिटी होती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ये आपकी एबिलिटी है कि आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, लेजीनेस को ओवरकम कर पाते हो, फोकस्ड रह पाते हो ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर, इवन व्हेन शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस आर स्ट्रांग। जब शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस स्ट्रांग होती है, शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस का मतलब होता है तुरंत आपके अंदर की इच्छाएं जग रही है भाई साहब, वो कितनी ही स्ट्रांग हो, लेकिन आपको पता है कि लॉन्ग टर्म भाई साहब मैंने नौकरी लागना है तो मैंने पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसमें लगे रहते हो, फिर भी लगे रहते हो, तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन बोला जाता है। डिसिप्लिन्ड पर्सन डज नॉट वेट फॉर द राइट मूड टू एक्ट। डिसिप्लिन्ड पर्सन कभी भी राइट मूड का इंतजार नहीं करता एक्ट करने के लिए, दे एक्ट एंड क्रिएट द राइट मूड। अरे भाई साहब वो तो एक्ट करते हैं और राइट मूड अपने अंदर क्रिएट कर देते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, आज की जो डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया है, वेयर सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड कंफर्ट ऑफन स्टील आवर टाइम, ये सारी चीजें हमारा टाइम चुरा लेती है, सेल्फ डिसिप्लिन बिकम्स इवन मोर वैल्यूएबल। तो सेल्फ डिसिप्लिन तो भाई साहब ज्यादा जरूरी हो जाता है, कीमती हो जाता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स यूज देयर टाइम वाइजली एंड मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस
प्रोग्रेस, ये इंडिविजुअल्स की मदद करता है कि वो अपने टाइम को बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करे और मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, लगातार प्रोग्रेस करे। एवरी ग्रेट अचीवमेंट वेदर इन स्पोर्ट्स, स्टडीज और बिजनेस, जो भी बड़ी अचीवमेंट हुई है, भले वो स्पोर्ट्स में हुई है, भले वो बिजनेस में हुई है, भले वो स्टडीज में हुई है, इज बिल्ट ऑन स्मॉल डेली हैबिट्स। वो सब के सब बिल्ट होती है छोटी छोटी सी डेली हैबिट्स के ऊपर, मेंटेन्ड विद डिसिप्लिन, जिसको डिसिप्लिन के साथ मेंटेन किया जाता है। टैलेंट मे ओपन डोर्स, अरे टैलेंट आपके लिए दरवाजे खोल सकता है, बट डिसिप्लिन कीप्स देम ओपन, लेकिन डिसिप्लिन उन दरवाजे को खुला रखता है। टैलेंट एक बार आडो खोल देला, लेकिन वो आडा ने हमेशा खुलो राखनो है, तो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होगा। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, हाउएवर सेल्फ डिसिप्लिन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ हार्श सेल्फ कंट्रोल और पनिशमेंट। अरे भाई साहब, सेल्फ डिसिप्लिन ठीक है, लेकिन इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना कि बहुत ही ज्यादा सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो, खुद को पनिशमेंट दे रहे हो। ट्रू डिसिप्लिन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट एंड अलाइनिंग योर एक्शंस विथ योर गोल। ट्रू डिसिप्लिन का मतलब ही यही है, समझना कि इंपॉर्टेंट क्या है और अपने एक्शंस को अलाइन करना अपने गोल्स के साथ, अपने लक्ष्यों के साथ। इट गिव्स फ्रीडम, ये आपको फ्रीडम देता है। द फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से आपको आजादी देता है, फेलियर से आपको आजादी देता है, रिग्रेट से आपको आजादी देता है। दोज हु मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन, जो सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कर देते हैं, डू नॉट नीड मोटिवेशन, उन्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, रोजाना मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, बिकॉज देयर हैबिट्स देमसेल्व्स पुश देम फॉरवर्ड, क्योंकि उनकी हैबिट्स जो है उन्हें आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है। एक लाइन आप लोगों ने सुन रखी होगी कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये पैसेज किस चीज के बारे में कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है? तो क्या ये कहना चाहता है कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन बोथ लक एंड फेट? फेट का मतलब भी भाग्य होता है, लक के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंटेलिजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट, क्या ये ऐसा कहना चाहता है कि इंटेलिजेंस एफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ। मोटिवेशन इज नेसेसरी इन लाइफ, हाँ ये बात जरूरी है मोटिवेशन, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा क्या जरूरी है? सेल्फ डिसिप्लिन। तो इधर देखो, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू लास्टिंग सक्सेस, इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। फिर क्या लिखा हुआ? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, जो एक डिसिप्लिन्ड पर्सन होता है वो क्या करता है? वेट्स फॉर द राइट मोमेंट, एक्ट्स इवन विदाउट फीलिंग मोटिवेटेड, अवॉइड्स ऑल सोशल एक्टिविटी। क्या वो सारी सोशल एक्टिविटीज को अवॉइड करता है? कैसा लिखा हुआ है? नहीं सर, जरूरी नहीं है। ऑलवेज फॉलोज अदर्स, नहीं कोई जरूरी नहीं। एक्ट्स इवन विदाउट फीलिंग मोटिवेटेड, मोटिवेटेड फील करने के बिना भी वो एक्ट करता है। और फिर लिखा हुआ है व्हाट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अरे भाई साहब, कौन सी बात सत्य नहीं है पैसेज के अनुसार? तो इधर देखना, सेल्फ डिसिप्लिन हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, ये तो बात सत्य है सर। डिसिप्लिन इज द सेम एज पनिशमेंट, क्या पैसेज ये कहना चाहता है कि डिसिप्लिन और पैसेज पनिशमेंट एक जैसा है? तो ये जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, पता रखना सर। और फिर आपके सामने लिखा हुआ द वर्ड इंग्रेडिएंट इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में इंग्रेडिएंट वर्ड का मतलब क्या है? तो इंग्रेडिएंट का मतलब होता है किसी चीज का जरूरी, सबसे जरूरी जो पार्ट होता है, सबसे जरूरी जो पार्ट होता है। इधर देखो, द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस, सक्सेस के लिए जो सबसे जरूरी क्या है? अगर आपको ये भी पता चल जाएगा तो आप बता दोगे कि इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा सर? अननेसेसरी पार्ट होगा। क्या होगा सर? अननेसेसरी पार्ट। ये 16 क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हुए हैं सर। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कितने सही हुए हैं, कितने सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगर सही ना हो तो अभी भी दिक्कत नहीं लेनी है सर, अभी भी वक्त है। ये बुक से आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। वीडियो का बजरंग बाण करके एक प्लेलिस्ट है, इसमें कन्फ्यूजन हो तो एक प्लेलिस्ट है सर, आराम से 4-5 घंटे लेकर बैठेंगे तो सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। 2 की स्पीड में निबेड़ देना, फिर बुक में से रिवाइज कर लेना चीज़ें। आपके एग्जाम में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो 20 नंबर की जो इंग्लिश आने वाली वो 10-12 तो आप कीकरीकरण लेना हो सर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो इंग्लिश को पूरा के पूरा छोड़ के नहीं जाना है, बाकी पढ़ते रहें, आनंद में रहें, प्रैक्टिस करते रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली।